बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज भी मुल्क में सियासी और माशी वालों से कई पेशरफ्तें हुई। कुछ अगर हम सबसे पहले हम बात करें पीटीआई की, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं। अमरीकी सैनेटर्स के बाद 20 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरिक होना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के आगाज़ का फ़ैसला कर लिया है। बुशरा बीबी की रिहाई पर डील और डील की बाज़गश्त भी अभी तक जो है वो सुनाई दे रही है। लेकिन यही नहीं, इन चीज़ों के बावजूद भी पीटीआई में क़यादत का फुकदान अभी तक नज़र आता है। उनके बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अगरचे सलाहों के पीछे हैं, लेकिन पार्टी के सदर जनाब परवेज़ लाई साहब रहा होने के बाद भी उस तरह से सरगर्म नहीं है, बल्कि ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उन्होंने खामोशी साध ली हो और वो बिल्कुल खामोश होकर एक तरफ बैठ गए हैं। अब मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए इख्तलाफात सामने आते हैं। अभी हाल ही में देखें जिस तरह से फवाद चौधरी और रऊफ़ हसन की लड़ाई सामने आई, फैसल चौधरी साहब के साथ जिस तरह से पीटीआई में सलूक किया गया, और फिर सलमान अकरम राजा और फवाद चौधरी का मामला भी आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में क्या पीटीआई इन इख्तलाफातों को बुला के वाकई कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर पाएगी? उसके बाद अगर हम हुकूमती कैंप की बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज लाहौर में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुबारकबाद भी पेश की। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ ये कि डंके की चोट पे किसी नई आईनी तरमीम की मुखालफत करने का ऐलान कर दिया, बल्कि एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। इन सारे मामलात का तज़किया करने के अलावा आज हम वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के गैर मुल्की दौरे पे भी बात करेंगे, और पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF और चीन दोनों से मज़ीद रकम का मुतालबा भी किया है। ये मुतालबा क्या है और इसके मुल्की मईशत पर क्या असरात होंगे, इस पर करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा साहब, PTI के से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसी तरह इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले बसरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पीटीआई किस तरह से अपना टारगेट हासिल करेगी अगर आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो पा रही? इमरान भाई, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, और पूरी पार्टी उनकी क़यादत में मुत्तहिद है। और ख़ान साहब ने जिनको भी नामज़द किया है, जो हमारे ओहदेदारान हैं, तमाम क़यादत जो है, तमाम जो वर्कर्स हैं उनके साथ हैं। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की विरासती पार्टी तो है नहीं कि दादा जान, फिर वालिद जान, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर उनके बच्चे। ये एक ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, और लीडर ज़ाहिर है जेल में है, कम्युनिकेशन गैप भी है, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरा, वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए ये खुशाइन बात है कि अगर कोई इख्तिलाफ राय आता है, कोई तनकीद होती है, कोई मुस्बत तनकीद आती है, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई ना कोई राइवल की पार्टी है, ना कोई ये लाड़काना की पार्टी है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज देख लें कि इनके पास चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब भी अपना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना था, पूरा निज़ाम इनके साथ। तो अल्लाह हक है कि इमरान खान जेल में भी बैठ के आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है। और मैं समझता हूँ ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं कि वो नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनने आया था, और फिर उसके बाद वो काजी फायज़ ईसा हों, वो जनरल बाजवा हों, आज वो अंदाज़ा कीजिए कि वो इमरान खान साहब को ना सिर्फ सियासत से ये सब लोग माइनस करना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बसरा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माजी में आपको ये सारी सहूलतें दस्तयाब रही हैं। चीफ जस्टिस भी आपके साथ रहे हैं, आर्मी चीफ भी आपके साथ रहे हैं, जनरल फैज़ भी आपके साथ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सहूलतें तो आपने भी इंजॉय की हैं। तो आज वो कर रहे हैं, तो फिर ये मामला कैसे? इमरान भाई, अगर आपकी बात को ये मैं सच मान लूँ कि 76 साल में 3-3.5 साल तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत रही, पहले तो हम थे ही नहीं। अगर मैं इस थीसिस को हम जो कॉन्स्पिरेसी थीसिस है या जो लोग कहते हैं
कि जनरल बाजवा भी आपके साथ थे। लोग नहीं, खुद वजीर आजम इमरान खान कहते थे सर, खुद वजीर आजम इमरान खान। सर बात सुन लें सर, मेरी गुजारिश तो सुन लें। जी 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 कि जी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को जनरल फैज लेकर आया, जनरल बाजवा लेकर आया। अगर आपकी बात को मानो, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे। आज तमाम पार्टियां इकट्ठी, तमाम जो निज़ाम है सारे का सारा इमरान खान साहब के खिलाफ, तो आज फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कैसे हो गए? पार्टी तोड़ दी गई, निशान छीन लिया गया, कैंपेन करने नहीं दी गई, तजवीज़ कुनिंदा तइद कुनिंदा उठा लिए गए, कहा गया पार्टी का टिकट को नहीं लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी मिली 8 तारीख को, जो कि 9 तारीख को फॉर्म 47 की शक्ल में वो नवाज शरीफ जिसके नाम पे नून लीग सियासत करती है, बल्कि इख्तियार वली साहब वगैरह बेचारे अपना इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो हार गया और फिर वो बेचारा कहते ना बड़े निकले मेरे रमा फिर भी कम निकले, वो बेचारा फिर चला गया वापस अपने शहर लंदन। तो मेरे भाई बात सिर्फ इतनी है, इमरान खान साहब का कद इतना बड़ा हो गया है कि ये बेचारे जितने भी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इन्होंने आइन तब्दील कर लिया, 26वीं तरमीम लेकर अदलिया पर हमला कर लिया। इमरान खान साहब को रोकने के लिए इन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह में जज नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर 25 तारीख तक ये 26वीं तरमीम ना आई तो हमारा तो इलेक्शन खुल जाएगा। इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूँ कि जी का जाना ठहर गया, सुबह जाए या शाम जाए, कभी बीबी साहबा का थीसिस। एक बात बढ़िया हम कहना दोबारा आता हूँ बसरा साहब, दोबारा आता हूँ। इख्तियार वली साहब, शौकत बसरा साहब तो कहते हैं जी का जाना ठहर गया, और पीटीआई ने ऐलान भी कर दिया तहरीक का। तो आप ये बताएं कि ये हुकूमत क्या इस नई तहरीक का सामना करने के लिए तैयार है? किस तरह से टैकल करेंगे आप मुल्क के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा की तहरीक को? थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। बसरा साहब ठीक फरमा रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया है, बल्कि ठहर क्या गया, जी तो चला गया है। वो तो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, और जी तो यही कह रहा है कि खुदा के बंदो जालिमो, तुम लोग बाहर पता नहीं क्या खाते पीते हो और मैं तुम्हें भूल ही गया हूँ। इनकी अक्सरियत पार्टी जो है 90% पीटीआई के लोग ये चाहते हैं कि ये बंदा अंदर ही रहे, इसने छूटना नहीं, इसको छूटने ना देना, इसने हमारी जिंदगी जीरन की है। ये बसरा साहब माने ना माने, इनकी पार्टी 8 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। और इनकी कौन सी अपनी पार्टी थी? क्या ये पीटीआई इनकी पार्टी थी? और इनको तो ये भी नहीं पता कि आजकल इनकी शनाख्त है क्या। ये बताएं तो सही कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में है, या ये पीटीआई में? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, और क्यों तुमको देखते ही पता नहीं क्या कुछ खो गया हमारा। भैया आपकी तो अपनी पार्टी है ही नहीं, आप तो मांगे तांगे की पार्टी हो। ये जनरल फैज की, ये आप हमारी फैसिलिटेशन की बात करते हो बसरा साहब। जनरल फैज को भूल गए हो, ज़हीरुल इस्लाम को भूल गए हो, आप साकिब निसार को भूल गए हो, पानामा बेंच को भूल गए हो, जेआईटी को भूल गए हो, उमर अता बंदियाल को भूल गए हो। वो जो तुम्हारे लिए फैसिलिटेशन करता था जनरल बाजवा साहब, आरटीएस जिसने बिठाया था, वो भूल गए हो। ये 2018 का इलेक्शन, वो ब्लंडर, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन, वो भूल गए। अगर वो भूल गए हो तो चलो ताज़ा एक खबर आपको दे देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ा आपने भी बोला था ना कि जी हमारा मुर्शिद थे, हमारा कप्तान, वो जा रहा है जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो चांसलर बनने वाला है, आ गया हुनर आमी। वो कहते हैं कि ये बंदा तो हेरा फेरी करके पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया था। ये ऑक्सफोर्ड है, ये लंदन है, इख्तियार वली साहब, यहाँ पे कोई हेरा फेरी करके वो चांसलर नहीं बन सकता। इख्तियार वली साहब, पार्टी पीपल, मैं एक जुमला बोलता हूँ फिर आप सवाल कर लें जी। पीपल्स पार्टी से मांगे तांगे लोग, मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए लोग, जमीयत के तोड़े हुए लोग, एएनपी के तोड़े हुए लोग, एमक्यूएम के तोड़े हुए लोग, पाकिस्तान की हर पार्टी में आपने खंडर किया था, खंडर डाके डाले थे उस वक्त के आर्मी चीफ के जरिए, उस वक्त के चीफ जस्टिस के जरिए, जो कहता है कि अगर मैं हाथ डालूं तो मैं कल इनके कितने एमएनएस फारिग हो जाएंगे, ये हुकूमत ही फारिग हो जाएगी। आप आज की क्या बात करते हो? आपका जी चला गया है। इख्तियार वली साहब, आपकी पार्टी 8 धड़ों में तकसीम है, 8 धड़ों में। इख्तियार वली साहब, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ जी, पूछिए। इख्तियार वली साहब, आपने शौकत बसरा साहब की बातों का तो जवाब दे दिया, लेकिन मेरी बात फिर वही है
कि जैसे भी बनी पीटीआई जो भी हुआ, लेकिन इस वक्त एक हकीकत है कि ऑन ग्राउंड इस वक्त अवामी सपोर्ट बहरहाल इमरान खान को हासिल है। आप इससे इत्तफाक करेंगे, इख्तलाफ वो आपकी ज़ाती राय है, इख्तियार है, लेकिन गुजारिश ये है कि आप उनकी तहरीक से किस तरह निपटेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे, ये बता दें। तहरीक शहरीक कोई नहीं चलने वाली, ये बातें भूल जाए। तहरीकें जो चलनी थी वो चल चुकी हैं, इसके बाद कोई तहरीक नहीं चलने वाली, और ना इनमें तहरीक चलाने का दम खम है। हमें पता है कि इन तिलों में कितना तेल है, तेल तो है ही नहीं, ये तो फारिग हो चुके हैं। इनकी अपनी पार्टी इस वक्त एक धड़े को लीड कर रही है इमरान खान की बहनें, एक धड़े को लीड कर रही है इमरान खान की मिसेस, एक को लीड कर रहा है अली अमीन गंडापुर, एक को लीड कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, और अगले एक हफ्ते में इसमें 2 धड़े और आपको मिलेंगे देखने को। इसमें इतने सारे धड़े बन चुके हैं, ये खुद नहीं चाहते। ये इनकी देखिए, ये नजरियाती लोग तो थे नहीं। 2018 में इक्तिदार के रसिया लोग शॉर्टकट लेने के लिए ये लोग पीटीआई में घुस गए कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, ये पावर पॉलिटिक्स अगर जिसने करनी है तो इसमें घुस जाए। परवेज खटक जैसा बंदा चला गया, महमूद खान जैसा बंदा वजीर आला बन गया, तो वो सारे लोग, वो दौर खत्म हो गया। अब हर बार ऐसे तो नहीं हो सकता ना, न इस तरह होता है जी बसरा साहब, ऑक्सफोर्ड ने कहा है हर बार हेरा फेरी नहीं होती। अच्छा बसरा तहरीक चलेगी, ठीक है ना तहरीक चलाने के वो है, एनर्जी है। बसरा साहब, इख्तियार वली साहब ने वो कह दिया, वो कह रहे हैं 8 दरे हैं, 2 मजीद बनने वाले हैं और कोई तहरीक नहीं चलेगी, दम हम ही नहीं है। आप क्या कहते हैं इस पे? इमरान भाई कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये बेचारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने सही कहा, वो ख्वाजा आसफ जिनके हारे हुए हैं सियालकोट से, डियाना डार से, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, दौड़ गया जे। असल में इख्तियार वली जो बेचारे खुद बेइख्तियार हैं और यही बात कहने लगे थे तो इनके मुंह से निकल गया कि वो खान साहब जेल में है, वो कल का दौड़ गया है ना। आप देखें ना, अंदाजा करें कि जिसका बेशक वो जाली वजीर आजम है, भाई जाली वजीर आजम, बेटी जाली वजीर आला, हुकूमत है, इसके बावजूद निशाने इबरत बन गया वो बेचारा बाबूजी। और आज कहाँ है? और दूसरी बात देखें, ये इंसान की चॉइस, किस चीज का निशान इबरत बन गया? ये उन्होंने चॉइस ये किया है नवाज शरीफ ने कि मैंने सारी जिंदगी लूट मार करके उन्होंने पैसा कमाया, इज्जत नहीं कमाई। और आप वो पाकिस्तान में हो या मैं बात कर लूं, करें, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, अब हालत ये है कि वो बाबूजी बेचारे जिनकी अब सूरत ये है कि जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बन चुकी इस पार्टी का, वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, अंदाजा करें उनके साथ हालत क्या है। फिर मैं कहूं कि फिर ये बात कहना हो जी बीबी साहबा, देखें फिर कह रहा हूं कि बीबी साहबा, इन्होंने जब पकड़े गए तो कहा गया जी कि बीबी साहबा तो इकबाली बयान दे देंगी, खान साहब के खिलाफ बयान देंगी। 7-8 महीने जेल काटी, कसूर क्या था? खान साहब की बेगम है, उन्होंने वफा निभाई, इद्दत में निकाह जैसे झूठे मुकदमात, और मैं समझता हूं कि पता नहीं क्या क्या मुकदमे, लेकिन वो जुर्रत, हिम्मत और दिलेरी का पहाड़ साबित हुई और अब वो इज्जत के साथ बाहर आई। इसी तरह आप देख लीजिए, उनकी बहनों को पकड़ लिया, भांजा अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं कहता हूं हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद ये इनकी जैसे होते हैं ना, इनके बातों को तो इसलिए मैं हंस रहा था दरमियान में, इनके घर वाले इनको संजीदा नहीं लेते, इनको मोहल्ले वाले संजीदा नहीं लेते, सारी हारी हुई पार्टी है, तो हम तो एंजॉय करते हैं इनकी गुफ्तगू को, क्योंकि यकीन माने हमें दुख है। नवाज शरीफ बेचारा किसी वक्त लीडर था, वो पंजाब में उसकी सीटें आ जाती थी। आज हालत ये है कि सारी की सारी पार्टी हारी हुई। पीर पगाड़ा बड़े सियाने आदमी थे, पीर पगाड़ा बड़े सियाने आदमी थे। पता क्या कहते थे कि जब ये ताकत और इख्तियार और इक़्तिदार में होते हैं ना तो ये गले पड़ते हैं, और जब ये फार्म 47 वाली सूरत पे चले जाते हैं तो फौरी तौर पर पांव पड़ते हैं। इसलिए इख्तियार वली साहब को मैं इतना ही कहूंगा कि आपको इस वक्त सूरत ये है कि आपका लीडर तो भाग गया कल का, अब आप भी जिसने भागना है ना, आप भी तैयारी रखें, क्योंकि अब हालात जो जिस तरफ तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप, पाकिस्तान में क्या दुनिया में बाहर किसी जगह आप अवाम में नहीं जा सकते। अच्छा इख्तियार वली साहब, ठीक है, बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया, बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया। इख्तियार वली साहब,
बसरा साहब ने तो जो कहा इस पे बड़ी पहले भी बात होगी। ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उस पर 26वीं आइनी तरमीम पे मुबारकबाद भी दी और 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई। तो ये फरमाइएगा कि जो मशवरे हुए, क्या 27वीं आइनी तरमीम में क्या चीज़ें हैं जो शामिल की जाएंगी? क्या फौजी अदालतों का मामला है या कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, इनिशियली एक तो किसी भी आईनी तरमीम उसका जो बिल आता है ना, उस पर आने से पहले कोई तबसरा मतलब कबल अज वक्त ही होगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि उसमें जो मेन उसका कंटेंट है वो सूबों को मज़ीद इख्तियारात देने के बारे में, तो सूबों को एम्पावर किया जाए और उनके जो इख्तियारात हैं वो उनको दिए जाए। फंड रेजिंग वहाँ पे जो है जनरेशन, उसके लिए नए तजावीज़ और नई जिद्दत के साथ जो दुनिया में निज़ाम है वो कायम किया जाए। दूसरा, ये कहते हैं ना कि बाऊजी ये बाऊजी वो, बाऊजी तो बड़े मज़े में है, बट साहब आप बसरा साहब आपने नहीं देखा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए, 1 साल गुजारा, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवाया, अपना वजीर आज़म बिठा दिया, पंजाब में हुकूमत बन गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह लंदन चले गए, अपना वहाँ पे अपना इलाज भी करेंगे, सैर सपाटे भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी बैठेंगे, वापस भी आएंगे। तो ये तो पहले से उनका ये, आपने अगर उस वक्त सियासत में नहीं थे तो आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि वो मर्सिडीज एस क्लास में जाया करते थे अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए। वो आपके लीडर की तरह कोई फुकरा नहीं है, ना फकीर है, ना मलंग है कि वो दूसरों से मांगता फिरे। देखिए, नवाज शरीफ ज़कात देने वाला बंदा है और अपनी ज़कात देकर उसने शौकत खानम का अस्पताल खड़ा करवाया, प्लॉट भी उसने दिया था। आपका लीडर जो है वो ज़कात लेने वाला है, ज़कात खाने वाला है। हमारा लीडर जो था वो ज़कात देने वाला है। तो कंपैरिजन मत किया करो। माल्टों में, संतरों में और सेबों में बड़ा फर्क होता है। आपकी मिसाल तो बेरों जैसे भी नहीं बनती ना आपके लीडर की, तो उसकी आप मत करें कंपैरिजन। हाँ, आपको एक मशवरा मैं जरूर देता हूँ, आपके लीडर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इसके बाद ये तो भूल जाए कि वो कभी उनकी हुकूमत आएगी, कभी उनकी पार्टी की हुकूमत आएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी पार्टी जो है ना, वो नमक की तरह घुलना शुरू हो गई है। तो याद रखिए, अगर आपने मुस्लिम लीग नून में आना है तो मुझे बताइए, मैं आपको अकोमोडेट करवाता हूँ। मुस्लिम लीग नून में नहीं आना तो मेरे पीपल्स पार्टी में, मेरी एक बात सुन ले, पीपल्स पार्टी में मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि मैं बसरा साहब को इनकी पुरानी पोजीशन पे रखवा सकता हूँ। तो अपनी पार्टी में अगर आना चाहते हैं तो मुझे पता है कि इस वक्त आपका दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन एक जाली मुस्कुराहट अपने चेहरे पे आप सजा के बैठे हुए शौकत बसरा साहब और आप जो है कह लगा रहे। शौकत बसरा साहब, आप पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून में ऑफर आपको कर दिया वली साहब ने। अभी एक वक्त हुआ छोटे का ब्रेक के बाद, जब वापिस आते नाजरीन तो बसरा साहब से जानेंगे कि वो इमरान खान के साथ ही रहेंगे या किसी पार्टी में वापस जाना चाहते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी बसरा साहब। इख्तियार वली साहब ने तो आपको दो ऑफरें करा दी। एक तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं तो वो आपके लिए बात करेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि अगर आप वापस अपनी पुरानी पार्टी पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं तो फिर भी उनकी खिदमात हासिल हैं। आप क्या पीटीआई में इमरान खान साहब के साथ रहेंगे या कोई ढूंढ रहे हैं वापसी का रास्ता? इमरान भाई, मैंने वो कहा है ना कि इनके तर्जमान जितने आते हैं उनसे लतीफ़े सुने, चुटकुले सुने, सियासत से तो उनका काम नहीं रह गया। और दूसरी बात, जहां तक मुस्लिम लीग नून की है, जिसको मेरे भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो कहते हैं ना मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिनका अपना लीडर दौड़ गया कल का, उनके पल्ले ये है कि खुद बेचारा हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उनको कौन ज्वाइन करेगा? मैं फिर यही कह रहा हूँ कि इस वक्त सूरत ये है, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये बेचारे सारे सुबह शाम कोशिश क्या कर रहे हैं, कभी 26वीं तरमीम, कभी 27वीं तरमीम, इमरान खान का रास्ता किस तरह रोकना है, हमने अदलिया पे हमला किस तरह करना है, इलेक्शन ना खुले। इसलिए इनका हर बात 2 साल हो गए हैं, हर जुल्म जबरदस्तायत करके उन्होंने देख ली, वो नाकाम हो गया। इसलिए इनका तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये इख्तियार वली साहब से इतना पूछ लें, अभी ये इलेक्शन लड़ा था नून लीग से उन्होंने,
केपी से कितने वोट थे और इनकी कितनी सीटें थी। दूसरी बात, ऑन अ सीरियस नोट, जैसे देखें इस वक्त पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल से जो कुछ हुआ और जो लंदन प्लान के आपको पता है कि जो आर्किटेक्ट थे वो काजी फायज ईसा हो, नवाज शरीफ हो, जनरल बाजवा, आप देखें ना वो कहाँ पे हैं कि सारे के सारे मुल्क छोड़कर चले गए। वो इमरान खान जो आज भी जेल में बंद किया हुआ इन्होंने 200 झूठे मुकदमात में, वो इनकी तरह ना कुछ स्टाम्प पेपर पे डील करने के लिए तैयार है, ना झुकने के लिए तैयार है। उसकी वजह एक तो उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। दूसरी बात, अभी मेरे भाई कर रहे थे बात वो पैसों की, मियां नवाज शरीफ बड़े अमीर हैं। अच्छा, वो मैंने स्टेटमेंट सुनी कि शहबाज शरीफ कहने लगे मेरा अब्बा जो था वो गरीब था, मियां नवाज शरीफ कहने लगे मेरा अब्बा अमीर था। और भाई जब मुस्लिम लीग नून करप्शन के हवाले से भाषण दे तो समझे इमरान भाई कि ये क्यामत की निशानी है, बल्कि क्यामत आ चुकी है। पाकिस्तान के दुनिया भर में इन्होंने यही किया कि पैसा कमाया, दुनिया के अंदर कारोबार किए, इसीलिए तो आज जिल्लत और रसवाई मिल रही है कि सियासत खत्म हो गई। अच्छा, दो चीजों में इंतखाब करना होता है आपने। बसरा साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि अमेरिकी सेनेटर्स ने पहले एक खत लिखा, उसके बाद अब खबर आई है कि 20 अरकान असम्बली पार्लियामेंट हैं जो बरतानिया में, उन्होंने भी खत लिखा है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पे होने वाली कोशिशों से इमरान खान को कोई फायदा पहुंचेगा? इमरान भाई, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, झूठे मुकदमात में जेल में बंद किए हुए आज 1 साल और 3 महीने होने को हैं। ये किसको नहीं पता? आप वो पतन की रिपोर्ट पढ़ लें। इसलिए अब आप कोई भी इंसानी हकूक का, वैसे तो काजी फायज ईसा ने जनाजा निकाल दिया और जो उनको अवाम ने देखे ना, इंसान के अल्लाह ताला हमारा ईमान है कि जो कुछ आप बोते हैं ना वो आपको काटना पड़ता है। काजी फायज ईसा के जाने के बाद जो कुछ काजी फायज की जिंदगी में शुरू हो गया था और जो कुछ अवाम ने उनके साथ किया और इनके साथ कर रही है वो सबके सामने है। इसमें आज़ाद अदलिया पे हमला हो चुका है, इसमें जो सहाफ़ी हैं उनके लिए काले कवानीन बन रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, वो अमेरिका हो, वो बरतानिया हो, दुनिया आजकल गूगल जो है ना, आपका टेलीफोन, आज दुनिया हाथ में है आपके। हर दुनिया को पूरी को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना किसी की माँ बहन बेटी महफूज है, ना हमारे कारोबार महफूज हैं, हमारे चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। तो किसको नहीं पता? इसलिए ठीक है, बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया। इख्तियार वली साहब, ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान तो ये कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आने नहीं देंगे और मुल्क में उन्होंने नए इंतखाबात का एक दफ़ा फिर से मुतालबा कर दिया है। तो ये मौलाना एकदम से अचानक दोबारा गुस्से में क्यों आ गए हैं, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब ने अपनी सियासत भी करनी है, अपनी दुकान भी गर्म रखनी है, और ये मामूली बातें, ये हल्की फुल्की मौसीकी ये चलती रहती है, ये होगा। लेकिन जिस तरह आपने 26वीं आईनी तरमीम में देखा कि मौलाना साहब हमारे साथ खड़े थे, इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम में भी खड़े होंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ वो नहीं खड़े होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम में कि आधी पीटीआई भी आएगी, वो भी खड़ी हो जाएगी। जहां तक ये इन्होंने 2-4 बातें की है ना, एक बात सुने बसरा साहब, जिसको पीटीआई जिसको इज्जत देना चाहे ना, अल्लाह उसको जलील और रुस्वा कर देता है। आप लोगों ने इज्जत दी थी ना एक साकिब निसार को, उसको कहाँ पहुंचा दिया। आपने इज्जत दी थी ना, पग पहनाने की कोशिश की थी जनरल फैज को, उस बेचारे को आपने कोर्ट मार्शल करा दिया, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। अब आपने अच्छे भले एक जज को, मंसूर अली शाह को, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। काजी फायज ईसा की एडमिशन कहाँ पे हुई है? कभी वो टेंपल इनका नाम सुना है? सुना है आपने? टॉप ऑफ द लिस्ट में 1 नंबर पे काजी फायज ईसा का नाम आया है। कुछ पता है आपको? इसको कहते हैं अल्लाह जब इज्जत देता है। काजी फायज ईसा वो बंदा है जिसने आईन को हाथ में पकड़ कर उस पर सौगंध खाकर उस पर फैसले किए हैं। आपको फैसिलिटेट नहीं किया ना, इसलिए आपको बुरा लगता है। हर वो बंदा आपको बुरा लगेगा। जो बंदा इमरान को नहीं मानता वो बस वो गंदा है, वो गलत है, वो खराब है, वो चोर है, वो डाकू है। आपका लीडर 190 मिलियन पाउंड की चोरी में पकड़ा गया है, जेल में पड़ा हुआ है।
और आप कहते हैं कि वो जुल्म जबर काट रहा है। देसी अंडे खाना कोई जुल्म जबर है? देसी मुर्गे खाना कोई जुल्म जबर है? मक्खन खा रहा है, दूध पी रहा है, शिया सीट खा रहा है, वर्जिश की मशीनें मिल रही हैं, और क्या चाहिए उसको? नशे तमाशे चाहिए, यही चाहते हो? ये नहीं होगा। इसको अगर आप जुल्म जबर कहते हैं तो ये हम नहीं कर सकते। जो दिया है वो बहुत है, और अपनी लिमिट्स में रहिए। बसरा साहब, फिर आपको कहता हूँ बसरा साहब, आपका मुस्तकबिल जो है वो तारीख नहीं बल्कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी वली साहब, आपका पॉइंट आ गया। वापस कोई दूसरी सियासी जमात है, अगर कहीं नहीं जाना तो मुझे बताइए, मैं जमीयत उलमा इस्लाम में आपकी बात करा देता हूँ, वरना एमकेएम में आपकी बात करा देता हूँ। अपने लिए बंदोबस्त करें। अगला आपका कोई ठिकाना नहीं है पीटीआई में, पीटीआई रहेगी नहीं तो आप कहाँ रहेंगे? ठीक है इख्तियार वली साहब, आपका पॉइंट, आपका इधर जाएंगे। बसरा साहब, हमें नहीं अंदाजा था कि इख्तियार वली साहब को आपसे इतनी हमदर्दी है। उन्होंने तो बार बार आपको नई से नई ऑफर कराई है। बसरा साहब, गुजारिश ये है कि अब ये फरमाएं कि मंजूर वसान साहब ने, इसको गलत हो गए, मंजूर वसान साहब ने पेशन की है कि जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, वो गर्मियों की तरह सर्दियां भी जेल में ही गुजारेंगे। तो आप क्या समझते हैं, वाकई वो जेल में गुजारेंगे सर्दियां भी, या उनकी रिहाई करीब है? पहली बात तो इख्तियार वली के होते हुए आपको किसी दुश्मन की जरूरत थोड़ी है। ऐसे दोस्त जिनके हों फिर किसी दुश्मन की जरूरत थोड़ी रहती है। और यकीन माने, मैंने जैसे आपको कहा था, इनको एज ए एंटरटेनर लें, इनको एंजॉय करें। इनसे सियासत में गपशप करने की बजाय ना, इनसे ये पूछा करें कि बताएं मियाँ साहब आजकल क्या खुराक खा रहे हैं, मियाँ साहब आज कौन सी गली के अंदर कॉफी पिएंगे। बाकी रही बात, किसी से आप कुछ जुगते लगा रहा है, कोई लतीफे सुना रहा है, यही इनकी सियासी हैसियत है। तो मैं फिर कह रहा हूं, वो राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा अगर हमने ये जाली निजाम चलाना है, जाली हुकूमत चलानी है, तो हमें इमरान खान साहब को अंदर रखना पड़ेगा, कोई ना कोई मुकदमा डालना पड़ेगा। इनकी तो सही यही ख्वाहिश है ना कि आप देखें ना, जब इन्होंने आइन बदल दिया, जजेस पे हमला कर दिया, ख्वाजा आसफ कहे कि 25 तक तरमीम नहीं करते तो ये बस सब ब्रेक का वक्त हो गया। थैंक यू वेरी मच साहब, इख्तियार वली साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की इकॉनमी के हवाले से और वज़ीर ख़जाना के गैर मुल्की दौरे के हवाले से कि उनका ये दौरा कैसा रहा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया कि अगले हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की इकॉनमी की और IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात पे और मुल्क की मईशत के हवाले से क्या डेवलपमेंट है। तो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत जनाब डॉक्टर हकान नजीब साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें फिर टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि मुल्क की मईशत के हवाले से वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक जो दावे कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक हैं? क्या वाकई ही मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है? देखिए, अगर इसको इस तनाजुल में देखें कि आज से 14-15 माह पहले अगर आप जून 2023 में चले जाएं, जब IMF के साथ इंगेजमेंट नहीं हुई थी, तो रिजर्व्स जो थे वो $4 अरब से नीचे चले गए थे। इन्फ्लेशन जो थी वो 38% में थी। मई 2023 को, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 2023 मई में 38% पे थी ईयर ऑन ईयर, और इसी तरह करंट अकाउंट का खसारा बढ़ रहा था। अब जो दावा है या जो बात है जो अथॉरिटीज़ कह रही हैं वो क्या है? वो कह रही है एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है। ये सही बात है। 2 साल बहुत बड़ी है, एक बेस इफेक्ट है, फ्लड्स हुए थे, क्रॉप्स हमारी अच्छी नहीं आई थी, फिर क्रॉप्स 2024 में अच्छी आती हैं, फूड प्राइसेस उसकी वजह से संभलती हैं। इंटरनेशनली थोड़ा सा, जिसको आपने कहा, पेट्रोल की कीमत जो है $85-90 से $70-75 आती है। आपके मुल्क में 24-30 रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत कम होती है, उसका इफेक्ट है। रुपया स्ट्रॉन्गर होता है, उसका इफेक्ट है। सो ये एक स्टेबिलिटी जो है वो इन द शॉर्ट रन बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्टॉक एक्सचेंज में आपको दिखाई दे रहा है। 32,000-33,000 था 16 माह पहले आपका इंडेक्स, आज वो 90,000 को क्रॉस कर गया है। ये कहा जा रहा है स्टेबिलिटी के ज़मन में, ये कहा जा रहा है जो मईशत के अशारे हुए हैं उसके ज़मन में।
पर याद रखिए कि ये एक टाइम है, ये एक स्पेस है जो आपको मिल गई है IMF एंगेजमेंट की वजह से। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपके एनर्जी सेक्टर के, आपके मालियाती खसारे के यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के, आपकी ग्रोथ के एक डाउनवर्ड ट्रेंड है पाकिस्तान में। 1961 से लेके आज तक कंसिस्टेंटली एक डाउनवर्ड स्लोइंग ट्रेंड है, इनकी ग्रोथ स्लो है। 41% के करीब आपकी पॉवर्टी है जो मल्टी डिमेंशनल है। स्टूडेंट्स जो स्कूलों से बाहर हैं वो 2.5 करोड़ हैं। स्टंटिंग 40% है। सो कुल्ली तौर पे ये मतलब नहीं है इसका कि कोई भी जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो गए हैं। इन द शॉर्ट रन मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। अगर आप इन सारे इश्यूज को, जिनका कुछ का ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, कुछ का ताल्लुक प्रोविंसेस से है, कुछ का ताल्लुक हमें फेडरल गवर्नमेंट से सब निकाल के जो नीची सतह पर देने हैं उससे है, अगर तो आप ये सारे काम 3 साल में कर पाए तो फिर तो मैं कह पाऊंगा कि पाकिस्तान जो है सही डगर की तरफ चल पड़ा है। पाकिस्तान के फंडामेंटल मसाइल को रीऑर्गेनाइज करके हल करना चाहता है, वरना आपका डेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, आपके SOEs के मसाइल वहीं खड़े रहेंगे। एक मिसाल देता हूं, अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि इस साल 600 अरब का नुकसान डिस्क्लोज करेंगे, यानी कि $2 अरब से जायद का। तो इससे इमेजिन कीजिए कि आप कितनी मुश्किल में हैं एक सेक्टर में। अगर ये सारे काम आपको होते हुए दिखाई दिए, अगर आपको कोई प्रोफेशनलिज्म गवर्नमेंट में बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया, पैदावारी सलाहियत प्राइवेट सेक्टर की बेहतर कर सके आप 3 साल में, तो दोबारा IMF के नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब तो कहते हैं कि IMF के पैकेज के बावजूद भी मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। देखिए, कहने का मकसद उनका भी यही है जो मैं समझ सकता हूं कि इन द शॉर्ट रन की स्टेबिलिटी अगर कोई भी कहे नहीं है तो ये शायद ठीक नहीं होगा। मैक्रो स्टेबिलिटी शॉर्ट रन में तो है, पर इस स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, यानी कि डेट की वल्नरेबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी बन गए हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि पॉवर्टी अगले 2-3 साल में कम होती दिखाई दे रही है। हमारे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस पे जो हमारा नंबर है वो कोई बेहतर हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है। पर इसका मतलब यह है कि टाइम एंड स्पेस मिल गया है। मेरी आउटलुक जो है वो इस पे बड़ी क्लियर है, और उस टाइम एंड स्पेस में ग्रोथ, एनर्जी, फिस्कल बैलेंस, ये सारे मसाइल जो हैं हमने हल करने हैं। डॉक्टर साहब, CPEC का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है और वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि चीनी सरमायाकारी बढ़ेगी जिससे मुल्की मईशत बेहतर होगी। गुजारिश इस तरह से है कि CPEC को या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, रिसर्च पर बेस कर आगे चलिए। जब ये CPEC 1 हो रहा था, मैं गवर्नमेंट में हमेशा कहता था कि आप रिसर्च कीजिए कि इतना बड़ा लोन अगर जमा हो जाएगा, $25 अरब पाकिस्तान आए हैं। आज हमने मतलब बहुत मुश्किल है, डेट रीप्रोफाइलिंग कर रहे हैं IPPs की। तो CPEC 2 में क्या सरमायाकारी आएगी? क्या सिर्फ ऐसा होगा कि उनकी गाड़ियों के प्लांट पाकिस्तान में लगेंगे और वो गाड़ियां पाकिस्तान में ही बिकेंगी और हम नई, चाहे CKD हो, किट्स हों या CBUs हों, वही इंपोर्ट करके पाकिस्तान में बेचेंगे? इससे तो मसला हल नहीं होगा। सो वी हैव टू रियली सी के CPEC 2 जो कि ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री आए जो एक्सपोर्ट के काबिल हो, मैनेजमेंट जो ट्रांसफ़र है अच्छा, यानी कि क्वालिटी पाकिस्तान में हो, जिस तरह पाकिस्तान में हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की ज़रूरत है वो हो, और ये सारा माल जो है वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस को ऐड करे। अगर तो ये CPEC 2 है। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ ममालिक मिल के डॉलर के मुकाबले में कोई नई करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या डॉलर को नुकसान होगा? देखिए, कई ममालिक का ये ख्याल है कि वो इंटर रीजनल ट्रेड जैसे यूरोप में यूरो में होती है, ये बहुत मॉडर्न यूरोपियन यूनियन है जिसमें ये हो जाता है। अभी तक ईस्ट एशिया में भी ऐसा नहीं हुआ। जो उनकी वो इकट्ठे हुए हैं, जो उनका बैनर है उसके अंडर ऐसा नहीं हुआ आसियान के अंडर। अभी आई थिंक दिस इज़ ओनली जो बहुत ही, जिसे कहेंगे, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ यूरोप की हैं वो ये कर पाई हैं। पर इंटर रीजनल ट्रेड
मतलब करेंसी स्वैप से, बार्टर से ज़रूर हो सकता है, पर आई डोंट थिंक कि आने वाले बहुत कम सालों में कोई ऐसा शिफ्ट दिखाई दे रहा है जो कि हो जाएगा। अभी भी याद रखिए ये दुनिया फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, ईवी की मूवमेंट में मतलब डेकेड्स लगेंगे इलेक्ट्रिक पे जाने पे, ये सब तब्दीलियां आने में बहुत वक्त लगेगा। इसी में हमने काव करना है कि पाकिस्तान की आखिर नीश क्या होगी, हम दुनिया को क्या बेचेंगे, मतलब धागा, लेदर, सूतर, गारमेंट्स, यही बेच के तो शायद गुजारा नहीं होगा। सो ग्रोथ इंजन इस सारे में क्या होगा, नई ग्रोथ एवेन्यूज़ क्या होंगे, नई जो ग्रोथ जिसे कहेंगे सेक्टर्स हैं वो क्या होंगे। मे बी इट इज़ पाकिस्तान सर्विस सेक्टर जिसमें एक पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ धागा, टेक्सटाइल और ये चीज़ें ही एक्सपोर्ट ना करें, बल्कि यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें हम एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं। ये कहना है डॉक्टर हकान नजीब साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।